अप्रेंटिस ट्रेनी एज एज पर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। तो देखिए एनसीएल की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है जो डिप्लोमा ग्रेजुएट और डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे ट्रेड्स हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी इसमें अप्रेंटिस करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अपने आप में जो नॉर्थन जो कोल फील्ड्स लिमिटेड है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट काफ़ी बड़ा कंपनी है और काफ़ी बेहतर कंपनी है, ठीक है, जो इसमें करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा मिनी कंपनी है, मिनी रत्ना कंपनी है और साथ ही साथ जो है ये सब्सिडियरी है किसका, तो कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी का सब्सिडियरी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इसके बारे में सारे क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है अक्रॉस द डिसिप्लिन्स एंड द मंथ स्टेप इन। तो देखिए ग्रेजुएट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हमारे पास एक ऑप्शन है, इसका बैचलर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप पहला में आपका ग्रेजुएट के लिए कौन कौन सा आपका निकाला गया है, कौन कौन सा ऑप्शन रखे। तो अगर आप बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आप बीटेक वगैरह किए हुए हैं तो इसमें आपको नंबर ऑफ जो अपॉर्चुनिटी है वो 73 आपको मिलेगा और इसका जो स्टेपेंड है हर मंथ आपको 9000 आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप बैचलर ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर आप डिग्री है आपके पास तो 77 इसमें अपॉर्चुनिटी, टोटल नंबर ऑफ द अपॉर्चुनिटी है सीट यानी 77 है। इसी तरीके से आपको 9000 भी दिया जाएगा। बैचलर ऑफ द कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बीटेक अगर आप किए हुए कंप्यूटर साइंस से तो उसमें आपका नंबर ऑफ द सीट है वो आपका 2 है और आपको इसमें स्टेपेंड सेम दिया जाएगा यानी 9000 दिया जाएगा। बैचलर ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए भी 75 सीट है और 9000 ही दिया जाएगा। तो ये हमारा रहा ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो भी नंबर ऑफ द पोस्ट एंड उसके लिए कितना स्टेपेंड दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से वो हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं जो बच्चे लोग डिप्लोमा किए हैं तो उनके लिए क्या है। तो देखिए डिप्लोमा में अगर आप बैक ऑफिस मैनेजमेंट फाइनेंस एंड द अकाउंटिंग से रिलेटेड अगर आप किए हुए हैं तो उसमें आपका 40 सीट अवेलेबल है और 8000 आपको मिलेगा। तो पहली बात तो सैलरी आपका जो होगा वो 8000 होने वाला है डिप्लोमा के लिए और ग्रेजुएशन के लिए आपका 9000 रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो डिप्लोमा में अगर आप माइनिंग इंजीनियरिंग से किए हुए तो इसमें टोटल सीट जो है हमारा 125 है और सैलरी वही दिया स्टेपेंड वही दिया जाएगा। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप किए हुए तो इसमें टोटल सीट हमारा जो है 136 है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आप किए हुए तो उसमें आपका 136 है। साथ ही साथ डिप्लोमा इन द इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से लिए आपका 2 सीट अवेलेबल है, ठीक है। तो ये रहा डिप्लोमा से रिलेटेड। और भी है इसमें जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग से अगर आप किए हुए तो 78 आपका है और सिविल इंजीनियरिंग काफ़ी लोग इसमें करते हैं तो ये देखिएगा यहाँ पे। और डिप्लोमा अगर आप मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड आप किए हुए तो इसमें आपका 80 सीट अवेलेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आईटीआई के बारे में। तो आईटीआई का जो ट्रेड्स होता है वो डिफरेंट ट्रेड्स होता है। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन से अगर आप आईटीआई किए हुए तो 319 सीट इसमें अवेलेबल है। इसमें 8000 आपको 50 सीट अवेलेबल रहेगी, 8000 आपको 50 सीट अवेलेबल है। उसी तरीके से आईटीआई का फिल्टर से अगर आप कोई किया हुआ तो 455 है, उसमें आपका 8050 है आपका। आईटीआई वेल्डर से अगर आप 124 है और आईटीआई टर्नर से अगर आप किए हुए तो उसमें 133 है। मैकेनिस्ट के लिए अगर आप है तो आप 6 सीट इसमें है और इलेक्ट्रीशियन यानी कि ऑटो से अगर आप किए हो तो 4 सीट अवेलेबल है। तो आईटीआई में बेसिकली क्या है कि आपका जो सैलरी है वो आपका 8050 होने वाला है, स्टेपेंड आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या अपॉर्चुनिटी इन द स्लॉट रिजर्व फॉर द डिफरेंट कास्ट कैटेगरी। तो अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है, अलग अलग अपॉर्चुनिटी है। तो बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो टोटल 73 सीट है जिसमें बताए थे। और एससी के लिए हमारा 13 है, एसटी के लिए हमारा 7 है और ओबीसी के लिए 15 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 और जनरल के लिए 31, यानी टोटल हमारा 73 है और हर कास्ट के लिए अलग अलग सीट निर्धारित किया गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना दिया गया है। कंप्यूटर साइंस में आपका 2 ही है तो आपका दोनों का दोनों जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए 75 टोटल सीट है तो 13 सीट एससी से बिलोंग करता है, एसटी के लिए 7 है और ओबीसी के लिए 15 और 7 ईडब्ल्यूएस के लिए और यूआर के लिए हमारा जो है 30 सीट्स है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। डिप्लोमा के लिए भी आप देख लीजिएगा, अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग मतलब कोर्स के लिए अलग अलग आपका ट्रेड्स के लिए आपका अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। अलग अलग माइनिंग इंजीनियरिंग से अगर आप किए हुए तो उसका सीट आपका टोटल 125 दिया गया और जनरल के लिए 52 दिया गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे हर चीज़ देख सकते हैं। सिविल का देख लीजिए 78 टोटल है, 14 आपका एससी के लिए, एसटी के लिए 8 है, 16 आपका यहाँ पे, 33 जो हमारा 16 हमारा जो है वो ओबीसी का है और यहाँ पे 33 हमारा जनरल का है। तो इसी तरीके से आईटीआई का भी आप देख सकते हैं, आईटीआई में भी यहाँ पे सीट निकला गया और काफ़ी बड़ा नंबर है तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है,
कि आप लोग इसमें भरिए, फॉर्म जरूर भरिए, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है ये कि डिटेल्स ऑफ रिक्वेसाइट क्वालिफिकेशन फॉर द डिफरेंट नोटिफाइड अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको ये बोल रहा है क्या चीज़ कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन के बारे में आप बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो डिग्री इन द इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपके पास डिग्री, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो बैचलर ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें क्या है आपका कि डिग्री आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस का डिग्री होना चाहिए, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होना चाहिए। बैचलर ऑफ द माइनिंग इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, तो डिग्री जो हमारा माइनिंग इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर साइंस में भी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया, यानी सिविल का है तो सिविल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड द इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ें आपको होनी चाहिए। आईटीआई में भी वही है कि आपके पास +2 होना चाहिए, +2 के साथ साथ आपके पास जो है वो नेशनल स्टेट से ट्रेड सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का होना चाहिए, नहीं आईटीआई आपके पास होना चाहिए, ठीक है। +2 के साथ ही आपके पास आईटीआई भी होना चाहिए, तो एटलीस्ट आपके +2 होना चाहिए, और साथ ही साथ पास्ट या तो मैट्रिक होना चाहिए, या फिर आपके जो होना चाहिए 10+2 होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एज क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करें, तो एज जो है वो 18 ईयर से लेके हमारा 26 ईयर है, वो हमारा इस डेट के अकॉर्डिंग निर्धारित किया जाएगा। कैंडिडेट जो है वो हमारा जो बॉर्न होना चाहिए वो 2/3/99 से लेके हमारा 3/02 मार्च 2007 के बीच में उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलेगा, 5 साल का आपको मिलेगा SC/ST के लिए। इसी तरीके से OBC के लिए हमारा 3 साल का मिलेगा, ठीक है। और फॉर द SC/ST के लिए जो हमारा 10 ईयर्स, जो भी हमारा 10 ईयर्स से लेके 15 साल तक के लिए SC/ST को रिलैक्सेशन मिलेगा, 13 ईयर्स OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा इसके बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा क्रिटिकल इवेंट्स जो होते हैं इसमें, वो 1/3/2025 से ये क्रिटिकल इवेंट है। एज रिलेक्शन आपको बता दिया गया यहाँ पे। अब सिलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, चलिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में लोग बात करें। एक कैंडिडेट में अप्लाई हो any one of the notified the position only, multiple application will lead to disqualification of the candidate। अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को फॉर्म फिल करते तो आपको क्या किया जाएगा, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट shall be the wholly or exclusively responsible for the information provided in his her online application form, and if at any stage of the selection it is the revealed or the found that the candidate has just furnished incorrect information while the applying online, the his her candidate shall be the rejected with the immediately effect। अगर आप जो भी आप फॉर्म फिल के दौरान अगर आप जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही इन्फॉर्मेशन हो चाहिए। अगर उस दौरान आपने कोई ऐसा वैसा इन्फॉर्मेशन दिया जो आपसे मैच नहीं करता है रियल में, तो वो आपको डिस्क्वालीफाई, आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। सेकंड नंबर पॉइंट वो था इन्फॉर्मेशन pertaining to date of birth, caste, category, qualification, etc. once enter in the online application shall be the considered as the final, ठीक है। नो अल्टरनेशन विल बी द परमिटेड और later as a subsequent stage, that is the why the candidate must check and be the assured about the correctness। तो जब आप एक बार फॉर्म फिल कर रहे हैं और उसके दौरान आपका डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट या क्वालिफिकेशन डिटेल्स को अगर आप फिल करें तो उसको अच्छी तरीके से देख ले, बाद में आपको चेंजेस करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें था आपका के लेके, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द शॉर्ट लिस्टेड विल बी द डन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एज सबमिटेड डिक्लेयर बाय द कैंडिडेट ओवर द NCL ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल्स, एंड इज द कैंडिडेट शैल बी द liable to rejected if it is a revealed during scrutiny that he she lead applied with incorrect or wrong information over in his qualification or the passing percentage। तो अगर आप फॉर्म फिल के दौरान कोई भी इंफॉर्मेशन गलत फिल करते हैं, चाहे वो आपका परसेंटेज से रिलेटेड हो, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो, पासिंग से रिलेटेड हो, तो आपको डिसक्वालीफाई किया जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें था यहाँ पे, ठीक है। और सबसे खास बात इसका है कि ये जो है ना इसका जो है फ़ी जो है वो नो फ़ी है, मतलब कि आपको फ़ी पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। नो फ़ी है, आपको फ़ी बिल्कुल नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये इसके लिए अपने आप में एक खास बना देता है, तो आपको इसके लिए पैसा देना नहीं पड़ेगा।
हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है? तो देखिए आपको यहाँ इस वेबसाइट पे जाना है, इस वेबसाइट पे क्लिक करना है और आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी होता है रजिस्ट्रेशन करना है और लॉगिन, उसके बाद लॉगिन करके आपको फिल करना है। आप देख सकते हैं कैंडिडेट विजिट द एनसीएल वेबसाइट एंड द पाथ होम, आपको होम पेज पे जाना है, फिर मेनू पे जाना है, फिर कैरियर पे जाना है, अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनिंग है उस पे जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आपका रहा कैसे फॉर्म, कहाँ से फॉर्म फिल करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।